आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है काव्य, भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य। लेकिन उससे पहले आपको मेरी वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो आज हम शुरू करते हैं काव्य। काव्य कविता या गद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। अनेक आचार्यों ने काव्य की परिभाषा दी है जो इस प्रकार है, जैसे कि विश्वनाथ जी ने क्या कहा, वाक्य रसात्मक काव्यम। भामा ने कहा शब्दार्थों सहितो काव्यम। जगन्नाथ ने कहा रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्यम। प्रसाद ने कहा कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। प्रेमचंद ने कहा काव्य भावों का सहज उच्छलन है। श्याम सुंदर दास ने कहा काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद या चमत्कार की सृष्टि करे। अब है काव्य के भेद। ठीक है, काव्य के जो भेद हैं वो दो प्रकार से किए जाते हैं, स्वरूप के अनुसार और शैली के अनुसार। स्वरूप के अनुसार दो भेद होते हैं, श्रव्य और दृश्य। श्रव्य के दो भेद होते हैं, प्रबंध और मुक्तक। ऐसे ही प्रबंध के दो भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। शैली के अनुसार तीन भेद होते हैं, पद्य, गद्य और चंपू काव्य। अब स्वर आता है स्वरूप के अनुसार काव्य के भेद। जो स्वरूप के अनुसार हमारे काव्य के भेद हैं वो दो हैं, श्रव्य और दृश्य। श्रव्य आपको पढ़कर ही पता ही है, जिसे सुनकर या पढ़कर रसास्वादन लिया जा सके, जैसे रामायण महाभारत। श्रव्य काव्य के दो भेद है, प्रबंध और मुक्तक। प्रबंध जिसमें कोई प्रमुख कथा काव्य के आदि से अंत के क्रमबद्ध रूप में चलती है, कथा का क्रम बीच में कहीं भी नहीं टूटता और गौण कथाएं बीच बीच में सहायक बनकर आती हैं, जैसे रामचरितमानस। ठीक है, प्रबंध काव्य के दो भेद है, महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य इसमें किसी ऐतिहासिक चरित्र या पौराणिक महापुरुष के संपूर्ण जीवन की कथा का वर्णन होता है, जैसे पद्मावत, कामायनी, मानस, साकेत। खंड काव्य इसमें किसी की संपूर्ण जीवन कथा का वर्णन न होकर केवल जीवन के किसी एक भाग का ही वर्णन होता है, जैसे सुदामा चरित्र, पथिक, हल्दी घाटी आदि। मुक्तक काव्य इसमें केवल एक ही पद या छंद स्वतंत्र रूप से किसी भाव या रस अथवा कथा को प्रकट करने में समर्थ होता है। गीत, कवित्त, दोहा आदि मुक्तक काव्य होते हैं। दृश्य काव्य जिस काव्य की आनंदानुभूति अभिनय को देखकर एवं पात्रों के कथन या संवाद सुनकर होती है, यानी कि जिसे आप देख सकते हैं, वो दृश्य काव्य कहलाते हैं, जैसे नाटक और चलचित्र। पद्य काव्य शैली के अनुसार काव्य के भेद। पद्य काव्य जिसमें किसी कथा का वर्णन कविता के रूप में किया जाता है। गद्य काव्य जिसमें कविता के रूप में ना होकर गद्य रूप में वर्णन किया जाता है, छंद शास्त्र के बंधनों से ये मुक्त होती है, जैसे कामायनी वगैरह। चंपू काव्य इसमें गद्य तथा पद्य दोनों का समावेश होता है, जैसे गुप्त की यशोधरा चंपू काव्य है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है काव्य गुण। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तथा रस को प्रकाशित करने वाले तत्वों को काव्य गुण कहते हैं। अब भरत मुनि ने काव्य के 10 गुण बताए हैं, ओज, प्रसाद, माधुर्य, श्लेष, समता, सुकुमारता, कांति, समाधि, उदारता और अर्थव्यक्ति। ऐसे अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग इसके गुण बताए हैं और ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि वामन ने कितने बताए, आनंदवर्धन ने, दंडी ने, तो ये तो आपको पता होने चाहिए। जैसे भामा और मम्मट ने 3 बताए थे, माधुर्य, ओज और प्रसाद, और ये 3 आज तक मान्य हैं। आनंदवर्धन ने भी यही 3 बताए थे, लेकिन दंडी ने 10 बताए, वामन ने 20, वेद व्यास ने 19 और भोजराज ने 24। माधुर्य गुण जिस काव्य को पढ़ने से हृदय में आनंद के भाव जागृत होते हैं, माधुर्य गुण वो कहलाता है। इसमें छोटी छोटी शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है, कोमल सरस वर्णों का प्रयोग होता है, रस, श्रृंगार और करुण शांत रस इसमें प्रयोग किए जाते हैं, और रीति होती है इसकी वैदर्भी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ओज गुण। जिस गुण के कारण पाठक या श्रोता के मन में शौर्य, पराक्रम, साहस, उत्साह, बलिदान के भाव जागृत होते हैं, वहां पर ओज गुण होता है। इसमें लंबी लंबी शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है ओज गुण में,
कठोर वर्ण जैसे कि ट ठ ड ढ इन सब का प्रयोग होता है। रस इसमें वीर रौद्र और भयानक होते हैं। रीति होती है इसकी गौड़ी रीति। प्रसाद गुण, काव्य का वह गुण जिसके कारण वाक्य का अर्थ तुरंत पढ़ने के साथ ही बिना किसी माथापच्ची के समझ में आ जाता है, वो प्रसाद गुण कहलाता है। ये गुण सभी रसों में विद्यमान होता है और जो इसमें रीति प्रयोग की जाती है वो पांचाली होती है। अब आते हैं हमारे काव्य के दोष। ठीक है, जब काव्य के अर्थ को ग्रहण करने में कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है या गतिरोध आ जाए तो साहित्य की भाषा में उसे काव्य दोष कहते हैं। जैसे भरत मुनि ने 10 माने, विश्वनाथ ने 5 माने, वामन ने 4 माने, दंडी ने 10 माने। ठीक है, मम्मट ने 3 काव्य दोष माने थे और आज तक यही मान्य है। जैसे कि शब्दगत दोष थे 38। शब्द में पाए जाने वाले दोषों को शब्दगत दोष कहते हैं। ऐसे इन्होंने अर्थगत दोष बताए थे जो 23 थे। जब काव्य के अर्थ में कोई दोष आ जाए उसको समझने में तो अर्थगत दोष होता है। और रसगत दोष ये 15 होते हैं। जब काव्य के मुख्य अर्थ के रस की अनुभूति में कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है तो वहाँ रसगत दोष होता है। ठीक है, अब कुछ प्रमुख दोष हैं जो अक्सर हमारे एग्जाम में भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। एक वर्ड वो दे देते हैं और उसका मीनिंग पूछ लेते हैं, या फिर उसका मीनिंग दे देते हैं और फिर पूछते हैं ये कौन सा दोष होता है। जैसे कि श्रुति कटुत्व, कठोर वर्ण जो सुनने में अच्छे नहीं लगते और कानों में खटकते हैं, वहां पर श्रुति कटुत्व दोष होता है। च्युत संस्कृति दोष, जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के विरुद्ध प्रयोग किया जाता है तो वहां ये दोष होता है। पतत प्रकर्ष दोष, वहां जहां वर्णनीय वस्तु का उत्कर्ष की जगह अपकर्ष दिखाया जाए। ग्राम्यत्व दोष, जब कवि गंवारू शब्दों का प्रयोग करता है तो वहां ये दोष होता है। क्लिष्टतव दोष, जब किसी शब्द का अर्थ तुरंत समझने में कठिनाई होती है और कुछ समय लगे तो वहां पर ये वाला दोष पाया जाता है, क्लिष्टतव। न्यून पदत्व, जहां वाक्य रचना में किसी शब्द की कमी रह जाए, वाक्य रचना कर रहे हो और आप कोई एक शब्द छूट जाए तो वहां न्यून पदत्व होता है। और अधिक पदत्व, यानी कि जब वाक्य रचना में आप आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग कर लें। अक्रमत्व, जब वाक्य में शब्दों का जो क्रम होता है वो अनुचित होता है, आगे पीछे रख दिए जाते हैं ना तब। पुनरुक्त, जब एक ही अर्थ की पुनरुक्ति हो या एक ही अर्थ बार बार आए, यानी ऊपर और नीचे की लाइनों में सेम शब्द हो और उनके अर्थ भी सेम आ रहे हो तो वहां पर पुनरुक्त दोष पाया जाता है। तो ये हमारे कुछ प्रमुख दोष थे। अब आती है हमारी काव्य रीति। ये काव्य का ही टॉपिक चल रहा है सारा, काव्य के गुण दोष, उसके भेद प्रकार। और अब आती है काव्य की रीति। ठीक है, रीति शब्द का जो सामान्य अर्थ है वो है ढंग, शैली, प्रकार या मार्ग। ठीक है, काव्य में पद रचना जिस ढंग या तरीके से की जाती है उसे काव्य रीति कहते हैं। यानी कोई सेंटेंस बनाने का जो तरीका होता है, वाक्य बनाने का जो तरीका होता है वो काव्य रीति कहलाती है और वाक्य से पूरी रचना बनती है। इसके प्रवर्तक थे आचार्य वामन। इनका ग्रंथ था काव्य अलंकार सूत्र। इस ग्रंथ में इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा घोषित किया था। अब इसके बारे में जो लोगों की अलग अलग राय थी आचार्यों की, जैसे सबसे पहले हम भरत मुनि को लेते हैं। भरत मुनि ने समास के आधार पर ये विभाजन किया था और प्राकृतिक प्रदेशों के आधार पर भी इन्होंने विभाजन किया था। वैसे तो प्राकृतिक प्रदेशों के आधार पर ही किया था, लेकिन व्याकरण के अंतर्गत इन्होंने ये समास के आधार पर विभाजन किया था। प्लस इन्होंने रीति को प्रवृत्ति कहा था। रीति को रीति शब्द नहीं कहा, रीति को प्रवृत्ति शब्द दिया था और इसके 5 भेद माने थे। जैसे आवंती जो पश्चिमी भारत से संबंधित थी, दक्षिणात्या दक्षिण से, और मागधी उड़ीसा और मगध से, पांचाली मध्य प्रदेश से और गौड़ीय बंगाल के प्रदेश से संबंधित थी। भामा और दंडी ने रीति के 2 भेद माने थे और रीति को मार्ग कहा था। भामा और दंडी ने रीति को मार्ग कहा और इसके 2 भेद माने, वैदर्भी मार्ग और गौड़ीय मार्ग। यानी कि वैदर्भी और गौड़ी माना, लेकिन पांचाली को भेद नहीं माना इन्होंने।
ऐसे ही कुंतक ने रीति को मार्ग कहा, लेकिन 3 भेद माने। इन्होंने भी रीति को मार्ग ही कहा था, भामा और दंडी के समान, बट उसके भेद 3 माने। और कवि स्वभाव से संबंधित माना, यानी जो रीति होती है वो कवि के स्वभाव से संबंधित होती है, ये कहा था कुंतक ने। इन्होंने माने 3 भेद, जैसे वैदर्भी, और उसको नाम दिया सुकुमार मार्ग। गौड़ी रीति को नाम दिया इन्होंने विचित्र मार्ग। पांचाली को नाम दिया मध्यक मार्ग। ठीक है, ये इनकी वृत्तियां भी थी। रीति को वृत्ति कहा मम्मट ने, किसी ने प्रवृत्ति कहा, किसी ने मार्ग कहा, ऐसे ही मम्मट ने वृत्ति कहा और 3 भेद माने, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। बट वैदर्भी को क्या नाम दिया? उपनागरिका वृत्ति, गौड़ीय को परुषा वृत्ति और पांचाली को कोमला वृत्ति। ये इनकी वृत्तियां थी काव्य की, रीतियों की। ठीक है, ऐसे ही आनंदवर्धन जो थे, आनंदवर्धन ने रीति को संघटना कहा और इसके 3 भेद माने। और वैदर्भी, गौड़ी, पंचाली और वैदर्भी को नाम दिया असमासा, गौड़ीय को दीर्घ समासा और पांचाली को अल्प समासा। ये इनकी वृत्तियां थी और ये थी रीति, जिसको इन्होंने नाम दिया था संघटना। विश्वनाथ ने रीति को संघटना कहा था, जैसे आनंदवर्धन ने कहा, बट इन्होंने 4 भेद माने, वैदर्भी, गौड़ी, पंचाली और लाटी। एक नई प्रकार की रीति इन्होंने मानी थी 3 के अलावा, वो थी लाटी। ठीक है, रुद्रट ने भी एक चौथी रीति मानी थी, वो थी लाटी। पहले रुद्रट ने मानी थी, फिर विश्वनाथ ने मानी थी। ठीक है, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाटी। रुद्रट ने रीति के भौगोलिक महत्व को हटाकर उसका संबंध रस से स्थापित किया था। जैसे अब तक के तो जितने वो आचार्य थे वो प्रदेशों से संबंधित कर रहे थे, उनका जो विभाजन कर रहे थे भौगोलिक महत्व जानकर, ठीक है, महत्व देकर। लेकिन रुद्रट ने पहली बार इस रीति का संबंध रस से स्थापित किया था। ठीक है, राजशेखर ने एक नई चौथी रीति मानी थी, मैथिली। ठीक है, जो रीति संप्रदाय था उसके विरोधी थे कुंतक, मम्मट और आनंदवर्धन। हालांकि इन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया था, बट वो इसके विरोधी थे, कुंतक, मम्मट और आनंदवर्धन। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब पहले आती है वैदर्भी रीति। ये विदर्भ देश के कवियों के द्वारा अधिक प्रयोग की जाती थी, इसलिए इसका नाम वैदर्भी पड़ा था। दूसरा, इसका नाम ललिता भी था। ये समास रहित होती है, इसमें समास यूज नहीं किए जाते वैदर्भी रीति में। ठीक है, 10 काव्य के 10 गुणों से ये युक्त होती है। च वर्ग की अधिकता, जो च वर्ग होता है हमारे क ख ग घ में, जो च छ ज झ होते हैं, वो इसमें ज्यादा यूज किए जाते हैं। अल्प प्राण अक्षरों से व्याप्त, अल्प प्राण जो वर्ण होते हैं वो इसमें यूज किए जाते हैं। माधुर्य गुण से युक्त रीति वैदर्भी कहलाती है। जैसे कालिदास है, उन्होंने वैदर्भी का बहुत प्रयोग किया है अपने काव्य में। कालिदास ने वैदर्भी रीति को बहुत यूज किया है। ऐसे आती है गौड़ी रीति। ठीक है, गौड़ यानी कि बंगाल के कवियों ने इसका ज्यादा प्रयोग किया था, उन्होंने ज्यादा रचनाएं लिखी इसमें। ओजपूर्ण वर्णों से संबंधित, ठीक है, महाप्राण यानी कि कठोर ध्वनियां वाली, ट ठ ड ढ ण ह, ये सब समासों सहित इसमें समास यूज किए जाते थे। मधुरता, सुकुमारता का इसमें अभाव था। रौद्र और वीर भयानक रसों से युक्त थी और ओज गुण था इसमें। ठीक है, ये रीति गौड़ी रीति थी जिसमें ये सारे गुण थे। पांचाली रीति, जिसे कि पंचाल प्रदेश के कवियों ने अधिक प्रयोग में किया, इसलिए इसका नाम पंचाली रीति पड़ा था। इसका दूसरा नाम ग्राम्या भी था। इसमें छोटे छोटे समास मिलते हैं। ठीक है, काव्य इसका भावपूर्ण होता है, मन स्पर्शी रहता है और प्रसाद गुण इसमें प्रयोग किया जाता है। तो ये रीति पंचाली रीति कहलाती है। नेक्स्ट हमारा काव्य के अंतर्गत जो टॉपिक है वो है काव्य हेतु। काव्य हेतु का अर्थ है काव्य की उत्पत्ति का कारण, अर्थात वह साधन जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। काव्य हेतु 3 प्रकार के होते हैं या 3 भेद होते हैं इसके, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा के 2 भेद माने जाते हैं और राजशेखर ने 2 भेद इसके माने हैं, कार्यत्री और भावित्री। कार्यत्री के 3 भेद होते हैं, सहजा, आहार्य और औपदेशिकी। ठीक है, प्रतिभा जो फर्स्ट है, काव्य का पहला हेतु प्रतिभा है, जो काव्य की अनिवार्य शक्ति, इसके बिना काव्य सृजन संभव नहीं होता। मम्मट ने
आचार्य मम्मट ने प्रतिभा को शक्ति माना है और शक्ति ही काव्य के सृजन के लिए आवश्यक होती है। सेकंड है व्युत्पत्ति। काव्य का दूसरा हेतु व्युत्पत्ति है। राजशेखर के अनुसार उचित अनुचित का ज्ञान रखना ही व्युत्पत्ति है। ज्ञान की उपलब्धि को भी व्युत्पत्ति कहा जाता है। यह उपलब्धि शास्त्रों के अध्ययन और लोक व्यवहार से आती है। मतलब जो साहित्यकार होते हैं वो अपने आसपास के जीवन से जितनी भी ज्ञान को बटोरते हैं और फिर उसे अपने साहित्य में उड़ेल देते हैं, वो व्युत्पत्ति, उसको व्युत्पत्ति का नाम दिया है इन्होंने। साहित्य के गहन चिंतन मनन से कवि का ज्ञान भंडार बढ़ता है और उसकी रचना सुव्यवस्थित हो जाती है। नेक्स्ट है इसमें अभ्यास। तीसरा जो काव्य हेतु है वह है अभ्यास। निरंतर प्रयास करते रहने को ही अभ्यास कहा है राजशेखर ने। अभ्यास व अनुशीलन काव्य रचना को दोषयुक्त तथा स्वच्छ बनाने में सहायक होता है। फिर होता है काव्य प्रयोजन। काव्य का प्रयोजन होता है मतलब कि काव्य के उद्देश्य, उसको लिखने का क्या उद्देश्य है। आखिरकार लेखक काव्य का सृजन करता ही क्यों है। क्या लेखक किसी भी कृति को क्यों लिखता है, उसके लिखने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य तो अवश्य होता है, वही काव्य प्रयोजन कहलाता है। बहुत से आचार्यों ने काव्य के प्रयोजन के उद्देश्य बताया। कुछ के इस प्रकार है, जैसे भरत मुनि ने कहा कि आनंद की प्राप्ति के लिए काव्य लिखा जाता है। भामा ने कहा कि कवि के नाम को अमर करने के लिए लिखा जाता है। दंडी ने कहा ज्ञान प्राप्ति के लिए और यश प्राप्ति के लिए। वहीं वामन ने कहा आनंद प्राप्ति और कीर्ति प्राप्ति के लिए किया जाता है। आनंदवर्धन ने कहा मनोरंजन और आनंद प्राप्ति के लिए। रुद्रट ने कहा यश प्राप्ति और तुलसीदास ने कहा स्वांत सुखाय के लिए ये काव्य प्रयोजन किया जाता है। ठीक है, इसमें कुछ हिंदी के आचार्य भी थे, जैसे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा ज्ञान का विस्तार और मनोरंजन के लिए काव्य लिखा जाता है। गुप्त ने कहा आनंद और उपदेश ज्ञान के लिए। प्रसाद ने आनंद और शिक्षा। पंत ने स्वांत सुखाय और लोकहित। शुक्ल ने हृदय की मुक्तावस्था की प्राप्ति। महादेवी ने मानव हृदय में समाज के लिए अनुकूलता उत्पन्न करना। पाश्चात्य विद्वानों द्वारा काव्य प्रयोजन, अब जैसे प्लेटो है, उसने लोक मंगल की भावना को महत्वपूर्ण माना। अरस्तु ने ज्ञानार्जन और आनंद को, कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ ने आनंद प्राप्ति और आनंद प्रदान करने को माना। आर्नोल्ड और टॉलस्टॉय ने आनंद तथा नीति का उपदेश। तो ये थे हमारे काव्य से रिलेटेड सारे टॉपिक जो कि हमने इसके अंतर्गत कवर किए हैं। तो आप इनके नोट्स बनाइए, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। ठीक है, तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप मेरी वीडियो देखिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।